वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एसएसजी लॉ अकेडमी। हम कर रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी है। देयर इज अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑन माय चैनल जिसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस की सारी वीडियोस आती हैं। आप वहां पे जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। और ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो मैं एक सेपरेट ज्यूरिस्ट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आती हूँ, इस तरीके से मैं कर रही हूँ। एंड देन एट द एंड जब सारे ज्यूरिस्ट एक पर्टिकुलर स्कूल के हो जाएंगे, फिर मैं उनकी एक रिवाइज्ड वीडियो जो है वो अपलोड करूंगी। मैं अभी एनालिटिकल स्कूल कर रही हूँ। एनालिटिकल स्कूल में मैंने ऑलरेडी जेरेमी बेंथम और आस्टिन की वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, जेरेमी बेंथम इज नोन एज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल एंड आस्टिन इज नोन एज द फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। उसी एनालिटिकल स्कूल से हेंस केल्सन भी जो है वो बिलोंग करते हैं। उनका जो टाइम पीरियड है वो 1881 से लेके 1973 तक था। ही इज ऑल्सो one of the eminent jurist of analytical school as well as 20th century टाइम पीरियड कि ये बहुत एमिनेंट जूरिस्ट रहे हैं। इनके अपने खुद के कंट्री में इनको बहुत रेस्पेक्ट के रूप में जाना जाता है। ही बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलियन कंट्री। ही इज वन ऑफ द जूरिस्ट ऑफ एनालिटिकल स्कूल। ही वाज द प्रोफेसर ऑफ लॉ एट वियना यूनिवर्सिटी। वो एक प्रोफेसर के रूप में वर्क करते थे वियना यूनिवर्सिटी में। और देयरफॉर ही आल्सो बिलोंग एज द वियना स्कूल ऑफ जूरिस्ट। एक वियना स्कूल ऑफ जूरिस्ट एक कलेक्टिवली कुछ जूरिस्ट ने बनाया है, उसी से हेंस केल्सन भी बिलोंग करते थे। सो ही आल्सो बिलोंग फ्रॉम वियना स्कूल ऑफ जूरिस्ट एंड एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। हिज थ्योरी इज नोन एज द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। इनकी जो थ्योरी है उसको प्योर थ्योरी ऑफ लॉ कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज के लिए भी, और अगर आप कहें प्रीलिम्स के लिए तो है, मेंस के लिए भी, कि विच थ्योरी ऑफ हेंस केल्सन। तो हेंस केल्सन की जो थ्योरी है वो है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। अब उनके वर्क अगर हम देखें तो उन्होंने अपना क्या काम किया, जैसे मैंने बताया कि ही इज वन ऑफ द एमिनेंट जूरिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन कंट्री। सो इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा रहा उस कंट्री में कि इन्होंने वहां की ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा 1920 में। ही अनदर बुक जो उनकी थी वो थी जर्नल थ्योरी ऑफ लॉ एंड स्टेट, 1945 में पब्लिश हुई। फिर इनकी एक थ्योरी जो जिसमें इनकी थ्योरी थी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, वो भी एक बुक के रूप में आई जो पब्लिश हुई 1934 में। एक थी व्हाट इज जस्टिस 1957 में, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ 1952 में, एंड देन ही गिव अनदर बुक व्हिच इज नोन बाय रिवाइज्ड वर्जन ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। जो उनकी थ्योरी ऑफ लॉ है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, उसका ही रिवाइज वर्जन दिया। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप इसको प्लीज डाई हार्ड लर्न कर लें, क्योंकि ये प्रीलिम्स में तो आती ही आती हैं, मेंस में भी पूछ लेंगे कि हेंस केल्सन का क्या इनकी बुक में से नाम दे देंगे कि किस बुक से बिलोंग करते हैं, या हेंस केल्सन दे देंगे कि उनकी बुक्स कौन सी हैं। सो गाइज ये दोनों तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने इसीलिए अलग अलग सोर्स से कलेक्ट करके एक जगह लाई हूँ आप लोगों के लिए। अब इनका जो थ्योरी है उसमें सबसे एसेंशियल पार्ट है ग्रैंड नॉर्म का। ये थ्योरी दी तो 20th सेंचुरी में है, लेकिन ये आज भी हर एक लॉ में अप्लाई होती है और हम इसको आज भी फॉलो करते हैं। कैसे, अभी बताऊंगी। ग्रैंड नॉर्म होता क्या है? ग्रैंड नॉर्म होता है अल्टीमेट क्राइटेरिया ऑफ वैलिडिटी। ये कहते हैं ये ग्रैंड नॉर्म एक ऐसा नॉर्म है जिससे जो नीचे के माइनर एक्ट्स हो गए या कोई अदर लॉज हो गए वो अपनी वैलिडिटी जो है वो लेते हैं। सपोज करो जैसे यहाँ ये ग्रैंड नॉर्म है और इसके नीचे जो ये है नॉर्म्स हैं या कहें नीचे जो चीजें हैं वो अपने सोर्स अल्टीमेट वैलिडिटी यहाँ से ले रहा है, तो ये जो होती है इसको ग्रैंड नॉर्म कहते हैं। ठीक है, इट इज अ सुप्रीम नॉर्म। सुप्रीम नॉर्म मीन्स ये अदर नॉर्म से सुप्रीम है, तभी तो ये वैलिडिटी दे रही है। अब इसका एग्जिस्टेंस आया कैसे? ग्रैंड नॉर्म का एग्जिस्टेंस ऑटोमेटिकली आया। ठीक है, इसका कोई सोर्स नहीं है और ना इसको केल्सन एक्सप्लेन कर पाए कि कहाँ से ग्रैंड नॉर्म आया। ये ऑटोमेटिक ही है, अपनी एग्जिस्टेंस ने खुद ही बना ली। अगर कोई ऐसी चीज है जो ग्रैंड नॉर्म से अपनी वैलिडिटी नहीं लेती है और ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को कहते हैं प्री लीगल एग्जिस्टेंस। उस पे जो चीज की जाती है वो प्री लीगल एग्जिस्टेंस, क्योंकि जब से अकॉर्डिंग टू केल्सन जब से लीगल लॉ या लॉ जो है वो एग्जिस्टेंस में आया है, जब से ही ग्रैंड नॉर्म
अपनी एग्जिस्टेंस कैरी करता है। तो अगर कोई भी चीज जो ग्रैंड नॉर्म से नहीं इफेक्ट हो रही है तो इसका मतलब वो प्री लीगल एग्जिस्टेंस की है, मतलब बिफोर ग्रैंड नॉर्म की है। ये एक हेराक्री सिस्टम है। हेराक्रिक सिस्टम क्या होता है, जिसमें जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि नीचे वाले ऊपर से लेते हैं, अपने सोर्स लेते हैं और फिर ऊपर वाले उनसे ऊपर पावर लेते हैं। तो जो सबसे सुप्रीम है ना वो ग्रैंड नॉर्म है। तो इसलिए एक हेराक्री सिस्टम के बारे में बताते हैं। ये एक फ्रैक्शन है, मतलब ये जरूरी नहीं ग्रैंड नॉर्म की कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं, हाइपोथेसिस नहीं है, लेकिन ये एक फ्रिक्शन चीज उन्होंने क्रिएट करी सोसाइटी में, जहां से सब लोग अपनी वैलिडिटी ले रहे हैं। अब ग्रैंड नॉर्म का जो एक एग्जाम्पल है वो है यूके का पार्लियामेंट, यूएसए और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं यहाँ पे इस चीज को बता दूं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, ठीक है। अब अगर सपोज करो कोई भी एक्ट जो पास होता है, लेट्स टेक समथिंग, आप सीपीसी ले लो, ठीक है। सीपीसी अगर आया है या आईपीसी अगर आया है और वो अभी तक अप्लाई हो रहा है, ये सीआरपीसी आया है, और या फिर ये नए लॉज जो आए हैं, वो जब भी कोई लॉ आएगा, ठीक है, तो उसकी वैलिडिटी कैसे चेक की जाएगी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक की जाएगी, मतलब कि वेदर इट इज फॉलोइंग और कम अंडर द एम्बिग्यूट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, कि कॉन्स्टिट्यूशन की को कम तो नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को तो नहीं कम कर रहा, फंडामेंटल राइट्स तो नहीं ले रहा, ठीक है। तो इसलिए हर एक्ट को जो भी लेजिस्लेचर पास करेगी उसको कॉन्स्टिट्यूशन से एक अल्टीमेट वैलिडिटी चाहिए होती है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक की जाएगी। अगर वो उसको वैलिड कर देता है तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड इज प्योर थ्योरी। प्योर थ्योरी एक्चुअली है क्या? अकॉर्डिंग टू हिम, लॉ एज इट इज, उसकी लॉ एज इट इज को पढ़ना चाहिए, मतलब जैसा लॉ है उसको वैसे ही पढ़ना चाहिए, प्रेजेंट फॉर्म में पढ़ना चाहिए, ठीक है, प्योर तरीके से पढ़ना चाहिए, उसको किसी के साथ मर्ज नहीं करना चाहिए, जैसे कि सोशल साइंस के साथ या मोरालिटी के साथ, नो। सेकंड, ही सेज दैट रिडक्शनिज्म नहीं होना चाहिए। रिडक्शनिज्म क्या होता है? जब जूरिस्ट किसी चीज को स्टडी करते हैं फिर उसको रिड्यूस डाउन करते हैं अपनी थ्योरी में, तो ही इज अपोजिंग द रिडक्शनिज्म, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए बल्कि लॉ एज इट इज होना चाहिए, ठीक है। ही इज अपोजिंग द नेचुरल लॉ एंड मोरालिटी। ये नेचुरल लॉ और मोरालिटी के दोनों के अपोज में है। ये कहते हैं कि इन सब चीजों से फ्री जब लॉ होगा तो ही वो प्योर बनेगा, तो ही वो एप्लीकेबल होगा। ही सेज दैट सोशोलॉजिकल कंसिडरेशन, वो सोशोलॉजिकल कंसिडरेशन की बात करते हैं, ठीक है, वो सोशोलॉजिकल कंसिडरेशन की बात करते हैं और वो कहते हैं कि आइडियल और इथिकल, ठीक है, आइडियल जो आइडिया होता है किसी का, या कहें हम मोरल आइडियल और इथिकल, इथिकल एलिमेंट से प्योर होगा और उसी को क्या कहेंगे हम, एलिमेंट, उसी को हम सोशियोलॉजिकल कंसिडरेशन कहेंगे। देन ही सेज दैट सब्जेक्टिव कंसिडरेशन, वो सब्जेक्टिव कंसिडरेशन की बात करते हैं, वो अपोज करते हैं कमांड थ्योरी ऑफ ऑस्टिन। ऑस्टिन ने जो कमांड थ्योरी दी है उसको वो अपोज करते हैं और वो कहते हैं कि लीगल थ्योरी जो होती है उसको टू बी ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर ही इज अपोजिंग द कमांड थ्योरी ऑफ ऑस्टिन। ये इंटरनेशनल लॉ को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और देयरफॉर ही कंसिडर इंटरनेशनल लॉ एज एनफोर्सेबल इफेक्ट ऑन ए स्टेट। वो इंटरनेशनल लॉ को एक एनफोर्सेबल इफेक्ट बताते हैं अदर स्टेट्स पे, तो इसलिए ही गिव मोर प्रेफरेंस टू इंटरनेशनल लॉ। जैसे ऑस्टिन देख लो या बेंथम देख लो, वो इतना इंटरनेशनल लॉ को एक इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, जबकि हैंस कैल्सन सेम स्कूल से बिलोंग करते हैं और उसको एक एनफोर्सेबल इफेक्ट जो है वो देते हैं। Then he says law as a normative science, वो नॉर्मेटिव साइंस के रूप में लॉ को जानते हैं, वो डिस्टिंग्विश करते हैं नेचुरल लॉ को ऑन द बेस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ही सेज दैट कि लॉ जो है वो नेचुरल साइंस नहीं है बल्कि लॉ जो है वो नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस को ये क्या कहते हैं, ऑड कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं। ऑड मतलब जैसे ए ने चोरी करी, ठीक है, ही कमिट थेफ्ट, ठीक है, अब ही ऑट टू बी पनिश्ड, अब वो पनिश होगा,
ठीक है, ये जो ओड कैरेक्टर है ये नॉर्मेटिव साइंस बताता है। कॉज और इफेक्ट जो होता है उसके बेसिस में ये नॉर्मेटिव साइंस और नेचुरल साइंस को डिस्टिंग्विश बिटवीन कर पा रहे हैं। देन ही टॉक अबाउट सेंशन। सेंशन को ये एसेंशियल एलिमेंट बनाते हैं, बट ये जो सेंशन है इसको ये कहते हैं वो नॉर्म्स और सोशल प्रेशर होगा। इनके अकॉर्डिंग सेंशन जो है वो एक नॉर्म या सोशल प्रेशर होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ की लीगल सेंशन से, ठीक है। देन ही सेज दैट लॉ इज अ पॉजिटिव लॉ। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल लॉ की, दैट इज प्रेजेंट की बात करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट की बात करते हैं। और लॉ एज इट इज, जैसा लॉ है उसको वैसे ही एज इट इज रहने दो, इसकी बात करते हो। और इस चीज को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव लॉ। ये आइडियल लॉ पे बिलीव ही नहीं करते। मतलब कोई एक जार कोई है, एक टाइट कैप लगा हुआ जार को ये लो कि आप ये कहोगे कि ये रूल्स हैं और यही लॉ है, नहीं, ये एक्चुअल होगा, ये प्रेजेंट फॉर्म में होगा। मतलब प्रेजेंट फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे अभी सोसाइटी की क्या सर्कमस्टेंसेस हैं उस हिसाब से लॉ बनेगा, ना कि हम उसे एक आइडियल तरीके से बना दे कि हाँ स्टिक कर दें या हम के रिजिड बना दे। नो, नो रिजिडिटी, कोई रिजिडिटी नहीं होगी। जैसी सोसाइटी होगी वैसा ही लॉ बनेगा। Then he says talk about notion of justice. He discard this notion of justice. ये कहते हैं इसको एक essential element of law ही accept करने के लिए तैयार ही नहीं थे। He says कि कोई बहुत सारे ऐसे laws होते हैं जो just नहीं करते, जो justice नहीं करते, लेकिन they still continue to be enforced as a law. तो इसलिए ही अपोज और डिस्कार्डेड द नोशन ऑफ जस्टिस। अब इनके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हुए, जैसे हर एक जूरिस्ट के क्रिटिसिज्म होते हैं, वैसे इनके भी क्रिटिसिज्म थे। सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो हैंस केल्सन का था वो ये था, विदाउट एनी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। इन्हों की जो थ्योरी है उसमें सोशल साइंस को, ठीक है, सोशल साइंस को इन्होंने अलग रखा, अवे रखा, किससे? लॉ से। तो वो लॉ को एक फाउंडेशन ही देने से बंद कर दिया, मतलब सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ही नहीं दिया। यही इनका बैकड्रॉप है। सेकंड बैकड्रॉप ये है कि ऑल नॉर्म्स आर प्योर एंड हैज नो लॉजिकल बेस। मतलब ये कह रहे हैं कि प्योर हो सारे नॉर्म्स, ठीक है। ये प्योर कैसे हो? लॉ एज इट इज हो, ठीक है, और उसका कोई रिडक्शनिज्म ना हो, ठीक है। अब ये सब चीजें कैसे हो सकती है? कोई एक लॉजिकल बेसिस भी होना चाहिए जो कि इनके नॉर्म्स में एब्सेंट है। देन ही टॉक अबाउट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। कोई ऐसा लॉ अभी तक आया ही नहीं है जो इफेक्ट करे या इफेक्ट ना हुआ हो पॉलिटिक्स से, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखो, जैसे अभी जो न्यू लॉज आए हैं, BNS आया है, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता आया है, तो वो किससे इन्फ्लुएंस है? वो हमारी अभी की इंडियन गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस है। इससे पहले जो था IPC, ठीक है, IPC जो था वो किससे इन्फ्लुएंस था? वो ब्रिटिशर से इन्फ्लुएंस था, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनी से इन्फ्लुएंस था। तो सेम वेज आप कैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पॉलिटिक्स से? देन फेडरमैन एक जूरिस्ट है, उन्होंने केल्सन को क्रिटिसाइज किया एज कि कोई सॉल्यूशन इन्होंने प्रोवाइड नहीं करा है अगर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस में कन्फ्लिक्ट आ रहा है। इनकी थ्योरी कोई भी ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती है। इन्होंने कहा है नो जस्टिस अ मेयर इमोशन, इन्होंने जस्टिस को भी अ मेयर इमोशन मानने से मना किया है। ही ऑल्सो मेक लॉज अवे फ्रॉम एथिक्स एंड मोरालिटी इफेक्ट। मोरालिटी और एथिक्स दोनों की इफेक्ट से जो है ये लॉ को अवे करते हैं। ये तीनों क्रिटिसिज्म जूरिस्ट फेडरमैन ने दिया है, ये भी एक जूरिस्ट हैं। Then his criticism is international law. ये इंटरनेशनल लॉ को मोर प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, मोर प्रेफरेंस दे रहे हैं कंपैरेटिव टू अदर जूरिस्ट ऑफ द एनालिटिकल स्कूल। सो इनका सबसे बड़ा एक क्रिटिसिज्म ये भी है। Then he says about sanction as a social pressure, ठीक है। इन्होंने सेंशन की बात की है, लेकिन ऑस्टिन में और इनमें दोनों में जो एक सेंशन को एक्सेप्ट करने की बात थी वो ये थी कि ऑस्टिन बोलते हैं जो सेंशन होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए, ठीक है। वेयर एज केल्सन जो है वो बोलते हैं कि सेंशन जो होना चाहिए वो सोशल होना चाहिए। अब ये दोनों बातें अलग हैं। क्यों? अब केल्सन जो है वो मोरालिटी की भी बात
को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो नेचुरल लॉ को भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। तो इसलिए इनका जो ये है ना टेंशन को जो उन्होंने सोशल प्रेशर के रूप में जाना है, ये एक इनका क्रिटिसिज्म है। कंक्लूजन में मैं ये बताऊंगी, इनकी जो थ्योरी है वो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है, ठीक है। ये आज भी फॉलो की जाती है। ये ग्रैंड नॉर्म की बात करते हैं जो आज भी हमारे लीगल सिस्टम में सब देखा जाता है और एग्जीक्यूशन में है, क्योंकि हम अपने हर एक एक्ट की वैलिडिटी किससे चेक करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी उसकी वैलिड है तो ही वो एनफोर्सेबल है सोसाइटी में। तो इनकी थ्योरी एक बहुत हेल्पफुल थ्योरी रही है सो फार इन द जर्नी ऑफ लीगल सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में। थैंक यू।